हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 22 फरवरी। आज क्या करेंगे? आज हिंदू न्यूज़पेपर का कोई इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक टॉपिक है, बातचीत चल केरला में जो है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रहा है। काफ़ी लोगों का मौत भी हो गई। बताया जा रहा है 2013 से लेकर अभी तक 600 के ऊपर जो है आदमी का मौत हो गया ड्यू टू एनिमल जो है अटैक हुआ था। मेनली एनिमल अटैक हुआ था, एलिफेंट है, स्नेक है और जो वाइल्ड बोर है, ये सारे एनिमल जो है ह्यूमन को पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारी स्टडीज़ हुआ, काफ़ी सारी साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडीज़ की, काफ़ी सारी एनालिसिस किया था। उसमें काफ़ी सारी पॉइंट उन्होंने साइंटिस्ट जो इन्होंने हाईलाइट किया। बताया जा रहा है अगर रिसेंटली अगर इसके ऊपर अटैक नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे, अगर जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो है मेनली जो नीलगिरी बायोस्फीयर का है, नीलगिरी बायोस्फीयर में जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपका जो वायनाड है, वायनाड नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये कुछ इसके सबसे ज़्यादा है जो वो नीलगिरी बायोस्फीयर में है। काफ़ी सारी जो फॉरेस्ट एरिया है, कल मैं आपको दिखाया था। ठीक है, ये सारी जो इसमें सबसे मेन कॉन्फ्लिक्ट इसमें होता है। इसके ऊपर काफ़ी सारी एनालिसिस किया था, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के आर्टिकल है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको जो पांचों आर्टिकल इसका एक बार समरी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत छोटा काम है। अगर इस चैनल से आपको पीडीएफ चाहिए, आपको न्यूज़पेपर चाहिए, आप मेरे से जोड़ना चाहते हो, कोई भी पॉइंट डिस्कशन करना चाहते हो, तो क्या करना है आपको? विन आईएएस टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। वेरी इजी है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएंगे। ठीक है, इसका जो आपका जो भी सजेशन है, जो भी कमेंट्स में आपको दे सकते हैं, इसमें हम कोई भी चीज़ हम जो मेरे से पॉसिबल होगा हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंडियन कैबिनेट क्या कर रहे हैं? अप्रूव 100% एफडीआई इन स्पेस सेक्टर। देखिए, इस स्पेस सेक्टर में हमारा इम्प्रूव तो है ही है। कभी चंद्रयान 3 पास हो गया, काफ़ी जो गगन आदित्य 11 वो भी आपका लॉन्च हो गया, काफ़ी सारे कुछ दिन पहले भी लॉन्च हुआ था। अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है इसमें 100% एफडीआई अप्रूव कर रहा है। देखिए, एफडीआई दो तरह का इंक हो जाए, तो ऑटोमेटिक रूट में और गवर्नमेंट रूट में। ऑटोमेटिक रूट में क्या होगा? जिसका अप्रूवल गवर्नमेंट के अप्रूवल प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। कोई भी फॉरेन कंट्री या फॉरेन इंडिविजुअल पर्सन अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ऑटोमेटिक रूट में कर सकते हैं। कुछ पार्ट जो है इस पर इस आज का आर्टिकल में कुछ पार्ट जो है थ्रू गवर्नमेंट का रूट होना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि गवर्नमेंट का जो कुछ पॉइंट है जिसमें अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आपको डिफेंस है, ऐसे कई सारी माइनिंग है, काफ़ी सारी सिक्योरिटी है, पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सारे सेक्टर तो बहुत ही क्रूशियल है। टेलीकम्युनिकेशन है वो क्रूशियल है, उसमें 100% एफडीआई अभी तक अलाउ नहीं है। उसमें कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट का तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। सिमिलरली जो है अभी तो स्पेस सेक्टर में जो अभी ऑटोमेटिक जो है रूट में नहीं था, गवर्नमेंट रूट में थे। अभी गवर्नमेंट 100% रूट में किया था। कुछ परसेंट कुछ पार्टिकुलर टॉपिक जो है, मतलब कुछ कंपोनेंट के ऊपर गवर्नमेंट अभी भी ऑटोमेटिक रूट में नहीं है, उसमें कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें एफडीआई का फायदा क्या हो? गवर्नमेंट बोल रहे हैं मेनली जो देखो हमारा तो स्पेस सेक्टर काफ़ी इम्प्रूव तो है ही है, और भी एफडीआई इसमें मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, तो इस सेक्टर में और भी इन्वेस्टमेंट होगा। अभी भी स्पेस सेक्टर काफ़ी दूसरे कंट्री को डिपेंडेंट है। अगर एफडीआई मिलेंगे तो जो कंपोनेंट बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं वो इंडिया में उसको मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो बूस्टिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ठीक है, कई सारे इशू जो है, काफ़ी सारे पॉइंट हमारा इसके साथ में जुड़े हुए, तो ये आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करेंगे। एफडीआई किस तरह पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव किया है, काफ़ी बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक के टॉपिक। तो हम एज ए होल इस टॉपिक को हम डिस्कस करें, सिर्फ स्पेस सेक्टर नहीं, एज ए होल इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये अपना इकोनॉमी के क्या का स्पेस है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है, कौन सा कंट्री इन्वॉल्व है, कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है, कौन सा सेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व है, डिटेल करेंगे जैसे कि आपको बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, जो बात कर रहा था अनडिक्लेयर्ड वार्ड विथ नेचर। देखिए, हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट के बाद वेस्टर्न घाट यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में जो नीलगिरीज बायोस्फीयर है, उसमें जो वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें मेनली ये देखा जो वाइल्ड के साथ वो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें गवर्नमेंट का सारे पॉइंट भी ह्यूमन का भी काफ़ी सारी जो इश्यूज है। एक तो जो लैंड है, लैंड जो उसमें
अपना काम में जो यूज कर लेते हैं, ऑयल जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जो उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है कई जगह, ह्यूमन एरिया जो है इंक्रीज हो रहा है, जो है लैंड जो है फार्मिंग जो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जो इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे इसमें ये भी पाया जाए, जब पहले जो था आज से 20 साल पहले 2005 में जो पोर्शन जिस परसेंटेज में एनिमल फॉरेस्ट लैंड था, अभी धीरे धीरे बहुत डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसका वजह से भी जो एक तो केरला में तो इम्प्रूवमेंट है ही है, जो केरला में जो क्या करते हैं वो लोग जो है एनिमल कंजर्वेशन बहुत अच्छे पॉइंट है। ठीक है, उसलिए एनिमल जो ग्रोथ भी अच्छा हुआ, ह्यूमन जो है 3.6 करोड़ भी इसमें है। केरला जो एरिया है बहुत लिमिटेड है, इसलिए जो फॉरेस्ट एरिया है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जो उसको कई जगह ये भी है, कई फॉरेस्ट पर कई जगह इकोसिस्टम लगा दिया, कई जगह अपने सफारी लगा दिया, जू लगा दिया, इसमें जो अपना जो टूरिज्म सेक्टर बढ़ाने के लिए टूरिज्म सेक्टर जितना भी इंक्रीज हो रहा है, जो आर्टिफिशियल टूरिज्म सेक्टर इतना इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए क्या करें, आर्टिफिशियल और नेचुरल तो अलग होगा ही, उसके लिए जो है एनिमल जो है उसको अपना जो है धीरे धीरे उसका कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जो इन फ्यूचर उसके लिए गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं, मतलब एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं है, इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट का हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कल आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी। सुप्रीम कोर्ट क्या राय दी, तो 1997 गोदा बर्मन केस में जो राय दी थी, जो अपना जो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है एज पर डिक्शनरी में होगा, जो फॉरेस्ट लगता है, जैसे कि कोई एरिया फॉरेस्ट में, जब कोई एरिया फॉरेस्ट में आजू बाजू में कई सारी सेक्टर में जो फॉरेस्ट जैसा लगता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो भी जो लगता है वो भी फॉरेस्ट में अंदर आ जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट राय दिए थे। आपने देखा होगा कि 2023 का जो अमेंडमेंट था, फॉरेस्ट एक्ट का अमेंडमेंट 2023 के ऊपर अमेंडमेंट, तो काफ़ी गवर्नमेंट काफ़ी चेंज की थी, मैं कल आपको डिस्कस किया। अगर आपने मेरा आर्टिकल आपने वो डिस्कशन निकाला अपन देख लीजिए, वो पोर्सू के टाइम में, पोर्सू मैंने जो आर्टिकल लॉन्च किया उसमें ये था, डिस्कशन किया था। ठीक है, ये पॉइंट डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक है, ये पॉइंट के ऊपर राइट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंडियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट जो वन ऑफ द मेजर की सेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट, जो मेजर आपको कंट्रीब्यूट करते हैं स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का, वो बताया जा रहा है अभी तक 1% तो 2.5% इंक्रीज हुआ। ठीक है, लास्ट जो एक 10 साल में जो है कम से कम 2.5% इंक्रीज हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। मेजर स्मार्टफोन जो एक्सपोर्टर है मेनली जो आपका चाइना हो गया, वियतनाम हो गया। कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था, इसमें क्या है मेनली जो स्मार्टफोन में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेनली जो चाइना वियतनाम, इससे जो कंपटीशन में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है नीचे जा रहा है। क्यों नीचे जा रहा है, इंडिया का जो है इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम 20% है, 20 इम्पोर्ट ज़्यादा, उसमें क्या है इम्पोर्ट कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। इंडिया का असेंबली करते हैं कई कंपोनेंट का, लेंस हो गया, कैमरा हो गया, चार्जर हो गया, कई सारे कंपोनेंट है, असेंबली हो गया, बोर्ड हो गया, कई सारे पॉइंट लगता है वहाँ पर स्मार्टफोन में, इसके इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया का ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर। उसमें क्या होता है, जो इंडिया का जो इम्पोर्ट कॉस्ट, मतलब इसका तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता है, इसके लिए जो इंडियन एक्सपोर्ट में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक्सपोर्ट में इंडिया में नहीं हो पाते, जो प्राइस जो है चाइना और वियतनाम देते हैं उसके लिए इतना उस कंपटीशन में नहीं हो पा रहा, इसलिए इंडियन एक्सपोर्ट जो है नहीं हो पाता है। इसलिए तो कई सारे इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट के सजेशन दिया था अपना इम्पोर्ट कॉस्ट तो कम करो, ऐसे नहीं बोलो जीरो करो, ऐसे नहीं बोलो पार्ट स्टेप, इसलिए तो गवर्नमेंट 1 जनवरी में क्या होगा, इंडिया को कुछ इम्पोर्ट कॉस्ट जो है कुछ पर्टिकुलर पार्ट को मोबाइल के पार्ट को भी इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया, पहले 15% था, अभी 10% है। इसमें सोचा जा रहा है इसका एक्सपोर्ट जो है काफ़ी इंक्रीज होगा। अगर हो सकता है आगे मोबाइल तो इंडिया का मेजर कंपोनेंट है एक्सपोर्ट का, अगर इसमें पॉजिटिव ही मिलेगा, हो सकता है और भी आगे जाके इंडिया जो आगे हो सकता है उसको कम कर दे, इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दे। ठीक है, और जो है पीएलआई स्कीम मेनली जो है प्रोडक्शन लिंक स्कीम जो है मेनली मोबाइल सेक्टर बहुत फ़ायदा लेते हैं। प्रोडक्शन लिंक जो 1.97 जो ट्रिलियन जो है रुपीज़ ट्रिलियन है, उसमें प्रोडक्शन लिंक इसके इंसेंटिव भी देते हैं गवर्नमेंट, इसका फ़ायदा मोबाइल सेक्टर लेते हैं। ठीक है, वन ऑफ द कंपोनेंट 14 सेक्टर है, वन ऑफ द सेक्टर मोबाइल भी है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये भी पॉइंट गवर्नमेंट इस सेक्टर को बूस्टअप करने के काफ़ी लगे हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट को और डिटेल डिस्कस करेंगे, इसका एनालिसिस टेक्शन को डिस्कस एनालिसिस किया है। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अमंग स्टेट, तो सेंटर टू स्टेट्स जो टैक्स का जो काफ़ी सारी फंड का जो है एलोकेशन होता है,
कौन कराते हैं? एज पर मतलब जो है रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में जो दिया गया, जो हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन जो है गठन हो जाएगा। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया 16 फाइनेंस कमीशन, उसका अभी गठन हुआ है। वो लोग क्या करेंगे, काफ़ी स्टडी करेंगे, उसको डिस्कस देखेंगे, स्टेट वाइज स्टडी करेंगे, उसको सेंटर के साथ स्टेट का जो टैक्स है, टोटल टैक्स सेंटर को कितने में, तो कितना परसेंट स्टेट को देना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कितना है, कितना करने से अच्छा हो जाएगा, उसका करेंगे। अभी एक एनालिसिस ये बता रहे हैं, जो जितना फंड मिलना था कई स्टेट को वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। कई कारण हो सकते हैं इसका। देखो एज पर लास्ट 15 जो कमीशन था वो 41% बोला जो है स्टेट को मिलना चाहिए, ठीक। अभी वो क्या बोला, अभी उतना 32% ही स्टेट को मिल रहा है। अभी एलोकेशन जो होता है हर स्टेट में इक्वली नहीं होता है, उससे कई सारे पैरामीटर होते हैं, इसका इनकम होता है, पॉपुलेशन होता है, कई से टैक्स कौन होता है, कई सारे पैरामीटर को डिपेंड करता है। फॉरेस्ट एरिया होता है, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे आर्टिकल को, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। स्टेट के साथ सेंटर, ये भी पॉइंट भी साथ में आ रहा है। अच्छा, वो कोई स्टेट सेंटर में अगर बीजीपी है, कोई अगर नॉन बीजीपी स्टेट है, दोनों बीच में क्लैश के वजह से भी कई से डिस्प्यूट अराइज होता है। ये भी है वन ऑफ द मेजर, ठीक है। ये आर्टिकल डिटेल डिस्कस करेंगे। एक केस बहुत ही दर्दनाक केस है। 1988 में एक था सेलिना जॉन, ये लेफ्टिनेंट एंड परमानेंट जो है कमिश्नर ऑफिसर मिलिट्री नर्सिंग सेक्टर में उन्होंने था, सेलिना जॉन, ठीक है। लेफ्टिनेंट परमानेंट कमिश्नर इन नर्सिंग सर्विस, आर्मी में थे। 1988 में उससे शादी किया। शादी के बाद जो है उनको नौकरी से निकाल दिया गया, गवर्नमेंट नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत ही दर्दनाक केस क्यों है, उन्होंने मैरिज किया मतलब मैरी किया, शादी की, इसलिए उसको निकाल दिया गया। इसके बाद जो है इन्होंने केस किया, उन्होंने गवर्नमेंट केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दी, उनको जो नौकरी से निकल गया वो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इसलिए जो इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट में है, उसको 60 लाख जो है कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा रिसेंटली 60 लाख जो है देना पड़ेगा। देखो वुमेन्स के साथ जो वर्क प्लेस में जो इस तरह का वर्क होता है, कई केस में ऐसा भी देखा गया, वुमेन जब इंटरव्यू जाता है उस टाइम जो उसका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है, मैरिज का बारे में पूछा जाता है। कई केस में ऐसा भी देखा है, हमारे प्राइवेट सेक्टर में ऐसे मसले ज़्यादा है। और अगर कोई मैरिज कर ले तो हो सकता है उनको वुमेन्स को जो उसको फैमिली का डिपेंडेबिलिटी आ जाता है। कभी ऐसा भी देखा गया जो अनमैरिड वुमेन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है दैन द मैरिड वुमेन। ये भी एक दोनों के बीच में जो है मैरिज अनमैरिड दोनों के बीच में अनइक्वल जस्टिफिकेशन दिया जाता है। ये बहुत बड़ी इशूज़ है, ठीक है। इस टॉपिक को एक बार डिटेल एनालिसिस से इन्होंने कुछ पॉइंट उन्होंने बोला, एक सजेशन दी, ठीक है। हम इस टॉपिक को और डिटेल हम देख लेंगे। हाँ, फर्स्ट आर्टिकल आ गया, हमने कई डिटेल इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी पॉइंट डिस्कशन कर लिया, आपको कई सारी समझ में आ गया मैं क्या मतलब क्या टॉपिक है, क्या एनालिसिस है आज का, ठीक है। वो हम जैसे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पॉइंट में हमने डिटेल कर लिया। कोई भी टॉपिक हम एनालिसिस करेंगे ना, उसका डिटेल एनालिसिस समरी होना चाहिए, उससे समझ में आके आप आ जाए, ठीक है। एफडीआई सेक्टर में जो हमने जो बोला स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई करेंगे, ठीक है। कुछ कंपोनेंट जो स्पेस में कई सारे कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट में अभी भी 100% नहीं है, 100% है, लेकिन कुछ पार्ट जो है ऑटोमेटेड रूट में आना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट रूट में आना पड़ेगा। मतलब कुछ पार्ट में जो है गवर्नमेंट के अप्रूवल नहीं चाहिए, कुछ पार्ट में गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट 100% कर सकता है, ठीक है, विद प्राइवेट अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट कुछ पार्ट में। वो हम डिटेल डिस्कस करते हैं। एफडीआई मैटर बहुत बड़ा है, सेक्टर है, गवर्नमेंट का क्या क्या स्टेप है, और भी हम नॉर्मली डिस्कस करें, अच्छे स्पेस पे नहीं, नॉर्मल सेक्टर में एफडीआई में गवर्नमेंट क्या इशू है, क्या स्टेट है, वो भी हम डिस्कस करने वाला है, ठीक। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, एंड डाटा प्रोडक्ट एंड ग्राउंड सेग में उसमें क्या बोले 74% एफडीआई अंडर ऑटोमेटेड रूट में, उसमें ऑटोमेटेड रूट में 74% जो है करेंगे। बियॉन्ड 74% एक्टिविटी अंडर गवर्नमेंट रूट, उसके बाद 74 के बाद 26% क्या एफडीआई करेंगे, लेकिन क्या गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, ठीक है। ये हो गया सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मतलब डाटा कैप्चर का, तो कोई भी ऑपरेशन करने उसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटेड का डिस्कस कर लिया।
लॉन्च व्हीकल, कोई लॉन्च व्हीकल होता है, एसोसिएटेड सिस्टम, सब सिस्टम। जो लॉन्च व्हीकल होता है ना, उसको कुछ सिस्टम होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं। 49 क्रिएशन स्पेस क्रैप, ठीक है, स्पेस पोर्ट जो है अप टू 49% एफडीआई ऑटोमेटेड रूट में होगा। द रेस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट का रूट में बियॉन्ड 49% जो एक्टिविटी विल अंडर गवर्नमेंट रूट। 100% कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है पोर्शन जो है गवर्नमेंट रूट कंपनी। ये कौन सा है? लॉन्च व्हीकल, उसको सब सराउंडिंग एक्टिविटीज़ है वो सारी सेक्टर में, ठीक है, ये तो क्लियर है। 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटेड रूट वुड बी परमिटेड for manufacturing of component and sub-component system of supply satellite, ये सैटेलाइट है, ठीक है। ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट इसमें 100% ऑटोमेटेड रूट में कर सकते हैं। ये बेनिफिट क्या होगा? जो बेनिफिट बोल रहा था इसमें जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसे स्पेक्टर इम्प्रूव है, ये एफडीआई इन्वेस्ट होगा। जो भी कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू हो, क्या होगा? जो हमारा ग्रोथ इंक्रीज होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, तो बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। इन्होंने क्या बोले, मिनिस्टर क्या बोले, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंटीग्रेट इंडियन कंपनी इन ग्लोबल वैल्यू चेन। इंडियन कंपनी जो है ग्लोबल वैल्यू चेन, मतलब कोई भी बाहर से एफडीआई करें तो वो एफडीआई अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाएंगे, अपना नॉलेज शेयर भी करेंगे, तो अपना ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना ऐड हो जाएगी। कंपनी विल बी एबल टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद इन द कंट्री, मतलब जो बाहर की कंट्री है वो हमारा कंट्री में अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ पॉइंट जो बेसिक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इशूज हो, क्या क्या सेक्टर है, वो हम डिटेल डिस्कस करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय फार्म, कोई इंडिविजुअल फॉरेन इंडिविजुअल हो, कोई भी फार्म हो, अपना इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, वो को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। परचेज और डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंट्री, कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में डायरेक्ट बिजनेस को कर चाहते हैं। इसमें क्या होता है, एफडीआई में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो है नॉन डेप, कोई उधार तो ले नहीं रहे, बाहर की कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो शेयर होगा, नुकसान होगा तो भी अपना है, गवर्नमेंट को तो है ही नहीं। तो ये भी क्या होता है, कॉमन सेक्टर जो है सब्सिडी अलोंग कंट्री, सब्सिडी, उसमें कुछ सब्सिडी रख सकते हैं अकॉर्डिंग मार्जिन जो है एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, ठीक है। उसमें कोई कंपनी है, उसमें कोई अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मार्ज भी कर सकते हैं, शेयरिंग जॉइंट वेंचर, इंडिया कोई कंपनी है जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं, जैसे हीरो होंडा था जॉइंट, उस टाइम हीरो होंडा था, कई सारी कंपनी जॉइंट वेंचर में थी, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें अपना बिजनेस में कोई इसका लेन देन नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एफडीआई में करेंगे उसका बिजनेस में उसका इन्वॉल्व रहेंगे, जो कंपनी इन्वेस्ट किया तो लोन इन्वॉल्व रहेंगे, उसको लेना देना रहेंगे। कंपोनेंट एफडीआई कंपोनेंट जो इक्विटी कैपिटल, कोई कंपनी इन्वेस्ट करने इक्विटी शेयर कैपिटल कर सकते हैं। सपोज कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जियो में कर रहा है, कुछ कंपनी का इक्विटी शेयर हो कैपिटल कर सकता है। री इन्वेस्टमेंट अर्निंग, अगर कोई अर्निंग जो है री इन्वेस्टमेंट करके भी उन्होंने अपना ग्रोथ कर सकते हैं। सपोज कोई कंपनी अपना किसी को जियो में इन्वेस्ट किया, इनकम हो, उसको दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको भी अपना इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज अर्निंग हो जाएगा, शेयर हो जाएगी। इंट्रा कंपनी लोन्स का कंपनी जो है लोन्स को देने के बाद भी वो अपना कंपनी शेयर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड रूट और जो है गवर्नमेंट रूट हम डिस्कस कर लिया, ऑटोमेटेड रूट मतलब उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ सेक्टर जो है नॉन क्रिटिकल सेक्टर में, जो नॉन ऑटोमेटेड नॉन क्रिटिकल सेक्टर, और जो क्रिटिकल सेक्टर है उसमें अभी भी जो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है, ऑटोमेटेड रूट पर नहीं है, ठीक है। प्रायर टू इन्वेस्टमेंट जो है नॉन स्टेटेड डिफेंस हो गया, मीडिया हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, सिविल एविएशन, माइनिंग जो है उसमें और भी है। और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंडिया का थ्रू गवर्नमेंट रूट को थ्रू ही आएंगे। कुछ पॉइंट है, पाकिस्तान कुछ कंट्री ऐसे भी है जिसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट रूट से आगे करें, ऐसे कुछ पॉइंट है। ये पॉइंट डिस्कस हो गया। व्हाट हैज बी गवर्नमेंट डन, एफडीआई में गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट जो है एफडीआई में एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है काफ़ी से साथ, डिफेंस है, पीपी मेनी इनिशिएटिव, पीस ऑयल, डिफेंस, टेलीकॉम, पावर एक्सचेंज जो है गवर्नमेंट जो क्या किया उसमें देखे होंगे, क्या गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले देख लेते हैं। बस
गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, PMN गतिशक्ति। गतिशक्ति में क्या, गवर्नमेंट जो 200 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, इसको ये भी तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट 200 बिलियन इसमें करेंगे। PLI स्कीम जो बोल रहा था 1.97 ट्रिलियन रुपीज़ जो है, PLI स्कीम जो अभी डिस्कस कर रहा था, PLI स्कीम में, PLI स्कीम इन्वेस्टिंग सैंक्शन है, 14 सेक्टर है उसमें, प्रोडक्शन इनके जो गवर्नमेंट को स्कीम देते हैं उसमें ये होता है। मेकिंग इंडिया में गवर्नमेंट मेकिंग इंडिया कई सारी जो है, मेकिंग इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सेक्टर में उन्होंने लेजर इन दिया जो इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन इसके आप जानते मालूम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है रिप्लेस विद इन द न्यू लेजिस्लेशन, कई सेक्टर में एक्सपोर्ट प्रमोशन है। लिबरल एफडीआई नॉर्म्स हुए, जो बात कही बहनों का भी तो ईजी किया, तो ईजी अप्रूवल सिस्टम किया। दो फॉरेन ट्रेड FTA जो कई से 13 फॉरेन ट्रेड फ्री, मतलब FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कई सारी कंट्री की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उससे क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, ट्रेड एग्रीमेंट जो कई से वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। बातचीत अभी इको के साथ बात चल रही है, पेरू के साथ बात चल रही है, ओमान के साथ बात चल रहा है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। इंडिया स्टैटिस्टिक्स अगर पूछा जाए, इंडिया FDI इनफ्लो USD 84,000 मिलियन जो है 2021-22 में था। इसका पहले जो था, पहले कंट्री बता 2.87 से ज़्यादा थी। 2021 में क्या था, इंक्रीज फॉर्म 74.3931 मिलियन, 74,000 मिलियन था, ठीक है। 2000 उसका पहले 81 था, पहले उसमें 81,009 मतलब 82,000 2021 में था, ठीक है। आज 2022-23 में क्या था, 22 में क्या था 84 था, थोड़ा इंक्रीज हुआ है इसमें। कंट्री कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है, सिंगापुर है, सिंगापुर सबसे ज़्यादा, इसके बाद USA, मॉरिशस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इस कंट्री सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कुछ सेक्टर जो है, कंप्यूटर सेक्टर और सॉफ्टवेयर सेक्टर में सबसे ज़्यादा 24.6%। सर्विस सेक्टर सब जो बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, आउटसोर्सिंग, R&D, कुरियर, ये सब टेस्टिंग रिलेटेड जो है सर्विस सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 11.87%, उसको ट्रेडिंग सेक्टर कौन सा सेक्टर, ये सारी टॉप सेक्टर है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा पहले कंप्यूटर सेक्टर में टॉप डेस्टिनेशन है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तमिलनाडु, हरियाणा, ये कुछ पॉइंट है। अगर सेक्टर देखेंगे 2023 में सबसे पहले कंप्यूटर सेक्टर, सबसे पहले कंप्यूटर है, उसके बाद सर्विस सेक्टर दिख रहा था जो सेक्टर वो देखेंगे। 2023 में क्या, फॉरेन इन्वेस्टर शोड कीन इंटरेस्ट मल्टीपल सेक्टर इंडिया इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में क्या हुआ था, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट टू 9.39 बिलियन USD कंप्यूटर सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में क्या हुआ था, 8.70, छोटा कम 8.70 बिलियन USD, ऐसे कुछ पॉइंट था। बैंकिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर जो है 4.79 बिलियन USD, फॉलोड बाय ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल 2.05 बिलियन USD, ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल हम ख़त्म किया हमने, आपने डेफिनेटली आपने बहुत एंजॉय किया। काफ़ी सारी पॉइंट, बहुत सारी करना है गवर्नमेंट को, बहुत सारी इश्यूज़ है जो डेली बेसिस में बात करते हो। गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट है, कई सारी रिसेशन होने के बजाय, मतलब US और यूरोप जो रिसेशन के उसके बाद एक्सपोर्ट जो इधर डिक्रीज हुआ, इसलिए गवर्नमेंट बाकी कंट्री से भी अपना लिंक बढ़ा रहे और उसका जो अपना ऑर्डर लाने के लिए गवर्नमेंट अपना जो इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग, काफ़ी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है आउटपुट इंडेक्स डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। इस बार लास्ट बार थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी डिक्रीजिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज ट्रेंड में, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप तो लेना ही पड़ेगा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ये FDI वन ऑफ द कंपोनेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो लोकल डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए जो यूटिलाइजेशन है, मशीन के यूटिलाइजेशन जो 30 to 70% बंद पड़ा है मशीन को, उसको इंक्रीज के पहले ऑर्डर लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको सेक्टर में अपना जो अपना बूस्ट अप करना पड़ेगा, कैसी स्कीम देने पड़ेगा। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा है उसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट, देखो इशू तो काफ़ी सारे होगा, मशीन बंद पड़े मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बाय डिफॉल्ट जनरेट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कई सारे सेक्टर में कई से इशूज ऑटोमेटिकली, पॉवर्टी बढ़े, कई से सेक्टर में गरीब पॉवर्टी बढ़ेगी, कई से इशूज आ जाएगा। ये कुछ मेजर पॉइंट है, ये आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी पॉइंट समझ में आ रहा है, आप डेफिनेटली समझ में आकर करना क्या 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 सॉल्यूशन से आप तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो जल्दी हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं।
एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट इन केरला, मेनली जो इश्यूज अभी रिसेंटली टॉप लेवल में आ गया, सारी कंट्री में चर्चा में है। केरला में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो नॉर्थ एंड साउथ दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे है? केरला में वेस्टर्न घाट में जो नीलगिरी बायोस्फीयर में है। नीलगिरी बायोस्फीयर में मेन जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक वाइलैंड नॉर्थ वाइलैंड बायोस्फीयर सेंचुरी, नॉर्थ वाइलैंड, और जो नीलामपुर जो है सेंचुरी। ठीक है, ये जो सेंचुरी में जो है लास्ट रिकॉर्ड में देखेंगे कुछ साल, एक वन रिकॉर्ड में देखेंगे, एनिमल टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हाई लेवल में आ गया। लास्ट कुछ साल में देखा, लास्ट अगर 2017-18 अभी डिस्कस देखा गया, 2015 के बाद जो है 600 के वो जो एनिमल का जो 600 को वो जो ह्यूमन डेथ हो गया ड्यू टू एनिमल टू ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, मेनली ड्यू टू जो आपको एलिफेंट का जो अटैक करते एंड जो ह्यूमन एरिया में आके अटैक करते, ये भी देखा गया। ये एनालिसिस किया गया 44,000 के ऊपर जो अटैक हुआ मतलब 2013 के बाद, उसके बाद जो है करोड़ों के ऊपर जो क्रॉप्स जो है डैमेज हुआ था। ठीक, करोड़ के क्रॉप डैमेज हुआ मिल, ठीक है। ये मेनली जो वाइल्ड बोर जो है, जंगली स्वार जो है क्रॉप को उन्होंने अटैक करते हैं। इसका कई जो मतलब कई जो कंप्लेन है रिसेंटली जो है वाइन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसमें जो एक आदमी का मौत हुआ ड्यू टू एलिफेंट अटैक, उसमें जो बात चल रहा है 47 ईयर ओल्ड एलिफेंट अटैक हुआ था। मोर देन 600 को पीपल जो आदमी मौत हुआ लास्ट एक 1 डिकेड में एक्सपायर हो गया। करोड़ों ऑफ जो क्रॉप्स डैमेज हुआ ड्यू टू एनिमल अटैक में अटैक हुआ। इसके ऊपर साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी एनालिसिस की, उन्होंने कई सारी पॉइंट रेज किया। ठीक है, उन्होंने ये बोल रहा है अगर जो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट में जो भी एनिमल जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, उसका मेन रीजन है ह्यूमन जो उसका एग्रेसिव ने जो डिफॉरेस्टेशन है, मतलब फॉरेस्टन काट के जो है उसके बाद जो प्लांटेशन करते हैं, अपना फार्मिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एनिमल इको टूरिज्म, कई जगह में टूरिज्म सेक्टर बढ़ गया। ठीक है, जो वहाँ पे जो सेंचुरी है, वहाँ पे लेक है, कई जंगल में कोई लेक है, कई जगह सेंचुरी है, कई जगह डैम है जंगल के अंदर, वो टूरिज्म बना दिया। टूरिज्म आर्टिफिशियल टूरिज्म सेक्टर बना, टूरिज्म हो गए तो एनिमल जो सभी जो एनिमल जो उसका जो इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन है। उसमें क्या है, एनिमल का जो आने जाने का रास्ता कॉरिडोर है वो भी धीरे धीरे कम होता गया। पहले ये देखा गया एनिमल का जो एलिफेंट जो कॉरिडोर था 88 का कॉरिडोर था, अभी वो धीरे धीरे कम होते गया। अभी 26% जो है रिजर्व फॉरेस्ट में है, अभी 70 बाकी जो रेस्ट ऑफ दी वो कम से कम फॉरेस्ट ही है, उसमें ह्यूमन भी है, क्रॉपिंग भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है कॉरिडोर का चाहे में। ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन है। ठीक है, तो इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, इसका क्या एक्शन प्लान है, क्या सॉल्यूशंस है, गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, इसका वो डिटेल करते हैं। हमने देख रहा था जो है वाइन एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत ध्यान से देखेगा, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, जो वाटर जो ये होता है काबिनी रिवर, जो वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, इसको बहुत से चलता है, एक क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। वाइन एंड सेंचुरी कहाँ पे? आप केरला में बताएंगे। उसको जो वाटर कौन सा नदी से कनेक्ट है, काबिनी नदी, नॉट कावेरी, काबिनी नदी वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। ठीक है, दूसरा हम बात कर दे दो जो है नीलाम्बूर फॉरेस्ट रिजर्व। यहाँ पे जो मेन एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो वाइन एंड सेंचुरी और नीलाम्बूर, दोनों इसमें जो फंसा था एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है। अगर स्टैटिस्टिक्स बता रहे, स्टैटिस्टिक्स के क्या बता रहे, 88 एलिफेंट कॉरिडोर तो 2005 में थे। ठीक है, उसके बाद जो एज पर रिपोर्ट 24% कॉरिडोर और अंडर रिजर्व फॉरेस्ट और 26% फॉरेस्ट एग्रीकल्चर टी, उसमें 27 टी गार्डन हो गया, उसमें फॉरेस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम आ गया, ह्यूमन सेटलमेंट हो गया। अभी जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है 20 साल के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो है 2005 में था, अभी कम से कम 19 साल के बाद तो क्या हुआ, मैक्सिमम एरिया में टी गार्डन बढ़ गया, कई जगह इको टूरिज्म से स्पेस बन गया। ठीक है, कई अंदर डैम में वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बन गया। ठीक है, इसमें क्या होता है मेनली जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गया। तो एनिमल जो आखिर का जगह रहने का जगह जो है, अगर लेक जो टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा तो एनिमल वहाँ पे जाने में डरेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा, और पानी पीने वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, कई इशू रहता है, ये भी मेन होते हैं। इवन डेथ ड्यू टू वाइल्ड लाइफ अटैक तो है ही है। 10 ईयर्स में जो बात करता हूँ, ये 8,800 9,000 अटैक इंसिडेंट्स हुआ फिजिकली का 2022 में 8,800 अटैक हुआ। ठीक है,
27 ऑफ दोज डेथ एट्रीब्यूट टू एलिफेंट अटैक, ठीक है। 600 के ऊपर डेथ हुआ लास्ट 1 डिकेड में। ये भी मैं जो लॉस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लॉस बढ़ा था, बोलो 44,000 अटैक हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में। करोड़ों को जो नुकसान हुआ एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ड्यू टू ऑयल बोर्ड जो जंगली सुअर जो वहाँ पे जाकर ख़राब कर देते हैं। और 7,000 प्लस जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो नुकसान हुआ आदमी को, क्रॉप पर नुकसान हुआ, ह्यूमन का डेथ हुआ, उसके गवर्नमेंट को एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े ड्यू टू उसको कॉम्पेंसेशन के लिए 7,000 का एप्लीकेशन पेंडिंग है। जितना नुकसान हुआ बता रहे हैं। क्राइसिस जो है इकोसिस्टम, जो मेनली इकोसिस्टम में डिफॉरेस्टेशन जो हम देख रहे थे, डिफॉरेस्टेशन जो जहाँ फॉरेस्ट में बना के कई जगह रोड बनाना है, कई जगह रोड बनाना है, कई जगह अब हिमालय में देखा कल बात कर रहा था, हिमालय कई जगह सिक्योरिटी जो LAC तो जो है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में जाके रोड बनाना है, कई जगह चाइना बॉर्डर रोड बनाना है, रोड बोर्ड काट के कई जगह डिफॉरेस्टेशन करने के बाद जो कई केस में हुआ था। उसमें क्या होता है, क्लियरिंग फॉरेस्ट लैंड, डिस्टर्बिंग एनिमल, नेचुरल जो इकोसिस्टम को कर रहे हैं, जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसमें एनिम कर रहे हैं, ये अफेक्ट करता है उसको। डस्ट चेंज, ट्रॉपिकल एटमोसफियर होते हैं, ट्रॉपिकल एटमोसफियर इसको चेंज हो रहा है, ठीक है। एक तो जहाँ पे मोनोकल्चर प्लांटेशन मतलब जहाँ पे एक ही टाइप का जो प्लांटेशन जो क्रॉपिंग लगा जाता है, उसमें जहाँ पे कैश क्रॉप होता है, लेकिन मोनोकल्चर का तो पेस्टिसाइड होता है, कई जगह केमिकल यूज होता है, उसको तो मिट्टी जो वहाँ पे भी जो पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। पॉल्यूशन हुआ तो मिट्टी पॉल्यूशन, तो एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइजर केमिकल जो नदी में कई जगह पानी में पानी का पॉल्यूट कर देते हैं, पानी पॉल्यूशन हो जाता है तो जंगली जो एनिमल होते हैं उसमें उसका हेल्थ का भी इम्पैक्ट करते हैं। कैसे ये चीज़ टू दे 36,000 हेक्टर आउट ऑफ 1 लाख हेक्टर वाइल्ड एंड फॉरेस्ट आर मोनोकल्चर, मतलब देखो 1 लाख के अंदर तो 30,000 मोनोकल्चर कल्टिवेशन चालू कर दिया लोगों ने। इकोसिस्टम के बाद टूरिज्म सेक्टर इंडस्ट्री एक्सपांडेड टूरिज्म फॉरेस्ट एज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर contributing issue of cattle grazing and invasive plant destroying wildlife habitat। जो जहाँ पे जब टूरिस्ट बात है 2023 का जो फॉरेस्ट का अमेंडमेंट हुआ था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कई जगह सफारी बनाने के लिए, कई जगह टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए, कई जू बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कई जगह अप्रूवल दे सकता है। इसके तहत जो कई जगह जो इलीगली तरीका जो कई जगह टूरिस्ट स्पॉट बन गया, कई जगह इकोसिस्टम बन गया, कई जगह डैम को जगह लेक को जाके अपना टूरिस्ट स्पॉट बन गया। ये भी कई केस में जाके एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वन ऑफ द मेजर रीजन है। और एक रीजन बताया जाए, कई जगह जो प्लांटेशन किया गया, जंगल में प्लांटेशन किया गया, जो नॉन फूड कुछ जनरेट नहीं करते, वाटर भी सोर्स नहीं करते, इसलिए जो एनिमल को फूड चाहिए, कई जगह बहुत सारे एनिमल है फूड चाहिए, उसको फूड नहीं मिलते, ठीक है। वो जैसे हाथी वगैरह जो घास खाते हैं, कुछ खाते हैं, कब जो एनिमल पौधे ऐसा है, पौधे उनके लिए हेल्थ के लिए ठीक नहीं, वो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। उसके लिए हाथी एलिफेंट क्या करते हैं, एरिया में आ जाते हैं, जो जहाँ पे ह्यूमन है तो वहाँ पे इस एरिया में आ जाते हैं। पीक लेक ऑयल वाटरफॉल सेंचुरी डैम प्लांटेशन ऑल कवर्ड इन टूरिज्म, जो बात कर रहा था, जिसका वन ऑफ द मेजर रीजन है। नॉन नेटिव ट्रीज आयल जो बात नॉन नेटिव ट्रीज जो है, जिस बहुत से जगह में नॉन नेटिव ट्रीज जिसको पौधे खाते नहीं, जो जंतु जानवर खाते नहीं, वो स्टोरी बन गया, कोई फ्रूट्स भी देता नहीं, तो वो प्लान गवर्नमेंट ने लगा दिया, इसकी वजह से और एक इशू खड़ा हो गया। जो है साइंटिस्ट का कंसर्न का साइंटिस्ट में कंसर्न कर रहे हैं, जो वाइल्ड एंड सेंचुरी है, ये सारे इशूज़ को हाईलाइट किया जाए, ठीक है। जो इशू चल रहा है, कई जगह एक्शन लिया जा रहा है, गवर्नमेंट का सिर्फ एक्शन ले रहा है, लेकिन साइंटिस्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। और भी चीज़ जो मुझ को जाम्बो पैरेट कैप्चर, कुछ एलिफेंट कैप्चर किया, उसको जो है कॉलर आईडी, रेडियो कॉलर आईडी लगाया गया, इसको अच्छा बताया जाए, साइंटिस्ट और उसको कोई एनालिसिस किया जाए, उसको कोई एक्शन लिया जाए, जो को भी स्टडीज़ किया जाए, तो कंटिन्यूस कंजर्वेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस इस सारे सेक्टर में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ पे कंजर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। कल तो ये भी बोल रहा था तो हम ऐसा कुछ कैमरा लगा जाए, कम से कम ड्रोन सिस्टम लगा जाए, जहाँ पे एलिफेंट कोई वाइल्ड लाइफ एरिया जो है, जहाँ पर अगर उस एरिया में आ गया है तो उससे में आदमी लोग को पहले से अवेयरनेस किया जाए, जैसे कि उस आदमी वहाँ पे ना जाए और उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, किसी का डेथ ना हो, ऐसे ही बताया जा रहा था कल। अगर वही प्रोडक्ट का बात करेंगे, गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉलोइंग ट्राजिक इंसिडेंट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी मीटिंग किया, उसमें साउथ में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम सबको लेके कमेटी बनाया। ये कमेटी एक कुछ सॉल्यूशन दिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन में जो है बोल रहे जो फॉरेस्ट तो पीपल है, इसका पहले जो फॉरेस्ट
फॉरेस्ट जो ये है पीपल्स है, उसको पहले अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इसको बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो एक्ट बताया गया उसको बराबर फॉलो होना चाहिए। कंजर्वेशन एक्ट कई जगह बाईपास कर देते, कंजर्वेशन कई जगह एक्ट में कई जगह पूर्व रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जो कंजर्वेशन एक्ट में है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट आपने गोदावरी केस में कल दिया था, बहुत सही दिया था। उसमें ये भी बोला गया ये जो पहले जो 1996 गोदावरी केस में जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है, फॉरेस्ट डेफिनेशन वो तो रहना पड़ेगा, और कई जगह जू बना रहे ले, कई जगह कुछ टूरिस्ट बना रहे तो कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। अभी सेंटर अप्रूवल देते नहीं, कोर्ट का अप्रूवल लगा तो अभी कर पाएंगे। ऐसे बहुत अच्छा गुड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लिया हो सकता है, ये वन ऑफ द मेजर रीजन है। Kerala Forest Department will implement a strategy to protect, revive the forest, and we should also understand the war with nature and no human would survive. अगर नो तो war with nature, अगर नेचर अगर वार नेचर है तो वार करेंगे तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये पॉइंट है। ये कुछ पॉइंट है, एनालिसिस किया हमने डिटेल्स, इसका पहले भी कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ तो हमने उसको कवर किया। एक एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस है, इसको हम बराबर इसको टॉपिक वाइज इसको सेग्रीगेट किया, एनालिसिस की पॉइंट वाइज बात किया। तो इसके बाद डिटेल नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज स्मार्टफोन एक्सपोर्ट राइज फ्रॉम 1% to 2.5% इन ए डिकेड। मेनली जो इंडियन स्मार्टफोन का वन ऑफ द मेजर सेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, ये स्मार्टफोन है वो बताया जा रहा है, तो लास्ट एक दशक में 1% 2.5% इंक्रीज हुआ। इसके लिए कुछ इश्यूज है इसमें। एक तो था इंडिया का जो वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है उसमें इंडियन मेन कॉम्पिटिटर है चाइना एंड वियतनाम, ठीक है। इंडिया का ये बात कर रहा है ना, जो इनका जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो कंपोनेंट्स है वो इम्पोर्ट करता है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से जो वर्ल्ड वाइड मार्केट में जो इम्पोर्ट जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उसमें चाइना और वियतनाम का साथ जो है वो कॉम्पिटिटिव में नहीं आ पाते। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट का कोई इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट की थी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको वन स्टेप रिड्यूस किया जाए, जहाँ पे 20% है उसको 15% किया जाए, 15% और 10% किया जाए। एक अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग इम्पोर्ट ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट में इस साल जो जनवरी महीने में कुछ पार्ट के ऊपर 15% इम्पोर्ट ड्यूटी था उसको 10% किया गया था। अभी भी कुछ पार्ट के ऊपर 20% ड्यूटी अभी भी है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसमें भी जो 5% रिड्यूस किया उसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इंक्रीज हो जाएगा, 10 डबल होगा, ठीक है। अभी जो ये आर्टिकल जो है बताया जा रहा है 2022 में नवंबर में जो बताया गया था, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर बताया था, हमारा जो एक्सपोर्ट है जो इन स्मार्टफोन का वो कितना था 5 बिलियन मार्क्स में था, ठीक है। अभी जो है 2025-26 में वो 25-26 में वो क्या 110 बिलियन हो जाएगा, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था। कितना 110, ठीक है। अभी ये बताया जा रहा है हमारा जो अभी का लेवल में ओनली 10 बिलियन है यूएसडी है। अभी टारगेट था 2025 में टारगेट था 110 बिलियन है, लेकिन उसमें हम काफ़ी दूर में है। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था, उन्होंने जो है PLI स्कीम ऐसा कोई स्कीम था, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में गवर्नमेंट का जो PLI स्कीम था वो जो स्कीम जो इंसेंटिव देते थे हाई प्रोडक्शन के लिए, उस गवर्नमेंट सोचा था इसको तो इन जो हाई एक्सपोर्ट जो है 2025 में 110 बिलियन हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो बहुत दूर है, ठीक। अभी ये आर्टिकल में कुछ एनालिसिस किया है, जो कंट्री वाइज उन्होंने कुछ एनालिसिस किया, कुछ पॉइंट उन्होंने रेज की, ठीक है, वो एनालिसिस किया था। कंसर्न अबाउट इंडिया लॉजिंग आउट इन चाइना एंड वियतनाम में जो है कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग सिग्रीमेंट नंबर ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है। ऑयल इंडिया में जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं डोमेस्टिकली यूज होता है, ठीक है। अभी चाइना और वियतनाम का जो यूज है तो वर्ल्ड वाइड शेयर में कई कंट्री में वर्ल्ड वाइड शेयर करेंगे। चाइना तो अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन वियतनाम भी सेकेंड पोजीशन में है। वियतनाम का जो अभी जो कंडीशन जो लास्ट 10 ईयर्स पहले जो था साउथ कोरिया का जो कैसे उसका कई जो कंपनी जो उन्होंने अपना एक्वायर कर लिया था उसका जो चाइना का रिप्लेसमेंट था। अभी जो साउथ कोरिया जो पहले सेकंड पोजीशन में था अभी सेकंड पोजीशन में नहीं है, अभी वो वियतनाम में हो गया, ठीक है। अभी कंट्री वाइज में कुछ स्टडी इन्होंने किया है, कंट्री वाइज शेयर ऑफ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट, इन्होंने क्या एनालिसिस है कंट्री वाइज शेयर स्मार्टफोन का क्या है। इसमें तो मेन तो चाइना था,
अगर 2008 के पहले देखेंगे चाइना का कंडीशन था, अभी चाइना तो अभी नंबर 1 में है। वियतनाम 2010 के पहले 0 पोजीशन में था, मतलब अभी वियतनाम सेकंड पोजीशन में 12% में है, ठीक है। अभी जो साउथ कोरिया देखा पहले तो सेकंड पोजीशन में था, अभी साउथ कोरिया का पोजीशन इतना नहीं है, तो अभी लॉस हो गया मैक्सिमम। अभी जो अदर देन वियतनाम चाइना, अभी हांगकांग भी है, यूएई है, जो पहले हांगकांग जो है बहुत पोर था, यूएई जो पहले बिल्कुल ना के बराबर था, ये सारी यूएई जो है अबू धाबी एक कंट्री जो अभी एक्सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है। इंडिया का कंडीशन देखेंगे, जो इंडिया है अभी 2.6% इंडिया में, पहले 1% करीब में, तो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बाकी कंट्री और इम्प्रूव कर लिया, इसलिए जो है इंडिया का जो एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड बेसिस में देखेंगे 2.6%, पहले 1% था, अभी 2.6% ऐसा ही बताया जा रहा है। अगर कंट्री वाइज डिपेंडेंस, अगर कंट्री वाइज अगर यूएस का मार्केट देखेंगे, मार्केट अलग अलग है, यूएस जो वन ऑफ द मेजर मार्केट है, उसमें भी जो मेजर जो है पहले चाइना है, उसके बाद वियतनाम है, उसके बाद इंडिया कंट्रीब्यूशन बहुत पोर है, इंडिया कंट्रीब्यूशन काफ़ी ना के बाद 1% के नीचे वन कंडीशन है। दूसरा हांगकांग में देखेंगे सेकेंड वियतनाम, मतलब यूएस में जो इंक्रीज हुआ, वियतनाम में इतना इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी जो हांगकांग में जो है इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ही ना का बराबर है, ठीक है। चाइना जो 6 चाइना का जापान का बात करेंगे, जापान में वियतनाम का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही सेकेंड पोजीशन में है, चाइना फर्स्ट में, इंडिया का कंट्री में देखेंगे जो है देखेंगे बहुत ही मार्जिनल है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। यूएई जो है थर्ड पोजीशन में यूएई में, इसमें देखेंगे वियतनाम पहले जितना था इंडिया अभी थोड़ा रिड्यूस हो गया, इंडिया का कंडीशन, इंडिया थोड़ा इंक्रीज हुआ, यूएई में मछली मार्केट अबाउट 5% इंक्रीज हुआ, 2018 में 5% था, अभी 13% हुआ यूएई मार्केट में। कुछ दिन पहले यूएई में प्राइम मिनिस्टर विजिट किया था। एंड सेकेंड जर्मनी जो है, जर्मनी में की बात करें, जर्मनी में जो है थोड़ा इंडिया थोड़ा इंक्रीज हुआ है 31% टू, वाइल वियतनाम तो डिक्लाइन हुआ, इंडिया थोड़ा इंक्रीज हुआ, इंडिया कितना है 5% फॉर्म करता, 5% हुआ, पहले नेग्लिजिबल था, पहले ये जर्मनी में ये इंडिया कंडीशन बहुत निकल था, अभी 5% लेवल तक आया है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर स्टेट वाइज एनालिसिस किया, स्टेट तमिलनाडु सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तमिलनाडु कौन सा कांचीपुरम है, उसको उत्तर प्रदेश में जो है जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर है, ऐसे कुछ पॉइंट है, कर्नाटका इसको दिल्ली, कुछ अलग अलग पॉइंट है, इसको स्टेट है, सबसे पहले जो एक्सपोर्ट करते हैं तमिलनाडु है, ठीक है, ऐसे बताया जा रहा है। ये कुछ पॉइंट है था वो इंडियन जो स्मार्टफोन का, ये अभी इस साल कुछ सोचा जा रहा है इंडियन का स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट काफ़ी इंक्रीज होगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट एनालिसिस है ओरिजिनल एनालिसिस है, इसमें बहुत दर्दनाक है। 1988 में जो इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रहा था, 1988 में एक ऑफिसर था, नर्सिंग ऑफिसर था, वुमेन था, उसका नाम था सेलिना जॉन। वो क्या करते थे, नर्सिंग ऑफिसर था, परमानेंट कमीशन ऑफिसर मिलिट्री सर्विस में, उसमें शादी के बाद उनको नौकरी जॉब से निकाल दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दी थी, उसको इस तरह शादी के बाद जॉब से निकाल देना इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए उसको कितना 60 लाख का कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा जल्दी। एक जजमेंट है, ठीक है। इसमें इन्होंने एनालिसिस किया था वुमेन सिर्फ सिविलियन प्लेस में भी जो है वुमेन का जो है वर्क प्लेस में वुमेन का तो हैरेसमेंट है, अभी तो है ही है, काफ़ी चर्चे में भी चल रहा कई दिन से, उसको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी है। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी जो है रिड्यूस है, 19.9% अभी है। वर्ल्ड का कई सारी कंपनी, कई सारी एजेंसी है, तो इंडियन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के ऊपर कभी सारी बातचीत एनालिसिस होते हैं। अभी जो कोई गर्ल्स लोग जो कोई उनका जो इंटरव्यू जाता है, उसको जॉब के लिए बात करते हैं, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड, उसका जो मैरिज के बाद कई सारी बातचीत होते रहते हैं। जेंडर पैरिटी की बात है, जेंडर पैरिटी का कई इश्यूज़ हैं। ऐसा यूएन जेंडर स्नैप यूएन का जो है स्टडी रिपोर्ट है, वो भी ये भी बताया कई जगह गांव का जो कई जगह है उनका जो स्कूल जाता है, स्कूल छोड़ देता है, कई सारे इश्यूज आते हैं। इसको वन ऑफ द रीजन टॉयलेट ना होने की वजह से, कई इकोनॉमिक लैक होते हैं, इसकी वजह से भी कई सारे रीजन की वजह से जो गर्ल्स लोग हैं अपना पीछे चले जाते हैं। तो इवन जो जेंडर स्नैपशॉट 2023 में एनालिसिस किया, गवर्नमेंट को ये दिया बताया, अगर अपने कोई स्टेप ना ले तो आने वाला दिन में जो है वर्क फोर्स में
इंडिया वुमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहेंगे, वुमेन मेनली हाउस वर्क जो है लेवल में इनकी बेजी रहेंगी, ऐसे को उन्होंने बताया। वुमेन लेबर वर्कफोर्स इंडिया इंडिया देखो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से वर्ल्ड में 2030 थर्ड ऐसे बताया जा रहा है, थर्ड पोजीशन में आ जाएगा आफ्टर यूएस और चाइना के बाद। और जो है इंडिया का जो मैक्सिमम जो प्रोबर्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इंडिया जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट वुमेन लेबर पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं जितना होना था। ठीक है, फिगर बहुत पोर कंडीशन बोले वर्ल्ड बैंक फिगर जो है 2021 में फीवर जन 1 in 5 वुमेन वर्क एटलीस्ट फॉर्मल वर्क करते हैं। फॉर्मल वर्क में कोई ऐसा वर्क नहीं, जो मेनली जो एग्रीकल्चर डोमेस्टिक वर्क वो अपन डज नॉट गेट काउंटेड। मेनली जो हाउस होल्ड वर्क नहीं, एग्रीकल्चर डोमेस्टिक रिलेटेड वर्क करते हैं, काउंटेड नहीं होते, ऐसा कोई बताया जा रहा है। ओवर द नियरली 2 decades इंडियन फीमेल लेबर फॉर पार्टिसिपेंट रेट टू के स्टेडी डिक्लाइन, कितना डिक्लाइन हुआ उसको जो है 32% 2005 में था, 2019 में कितना हुआ, 2021 में कितना 19% है। All India develops women's and are dropping out of the workforce recent number. This is happening among research for जो dropping से labor force participant मेन तो workforce तो वर्क प्लेस में वुमेन हैरेसमेंट वन ऑफ द मेजर इशू है। इशू ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से जेंडर बायस है, कई रीजन इनसफिशिएंट मैटरनिटी लीव है, कई चैलेंजेस फेस बाय वुमेन इन वर्क प्लेस है, काफ़ी सारे चैलेंजेस है उसका जेंडर बायस से, तो जेंडर बायस इनसफिशिएंट मैटरनिटी लीव मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट का ऐसे चैलेंज में था ये। अनइक्वल पे वन ऑफ द मेजर रीजन, जो सेम वर्क के लिए वुमेन्स को जितना पे किया जाता है और मेंस को जितना, उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्टडी पर किया गया था, उसको जो देखो वेज डेली वेज 264 फॉर मेन, 205 में जो है वुमेन्स के लिए दिया जाता है। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में डेली वेज फॉर मेन 271 एंड वुमेन के 205 रुपये नॉन एग्री सेक्टर में। वुमेन जो फैमिली ड्यूटी, वुमेन का मेन रिस्पॉन्स है फैमिली ड्यूटी को पड़े, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर पोर लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इन इंडिया। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजन है। वही फॉरवर्ड है, उसको तो देखो इसको इम्प्रूव तो गवर्नमेंट करना ही पड़ेगा, काफ़ी इम्प्रूव है, करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव लिया है उसको। सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एंड वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 में किया था। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016 में अमेंडमेंट किया था। स्टेट सम स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कर्नाटका यूपी आर अलाउड फैक्ट्रीज टू एम्प्लॉय वुमेन इन द नाइट शिफ्ट। ठीक है, ऐसा बताया देखो अगर कोई स्कीम तो है लेकिन प्रैक्टिकल, लेकिन गवर्नमेंट उसको ऊपर जो अगर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करने के लिए बहुत सारे कस्टम जो कल्चरल नॉर्म जो वुमेन लोग फॉलो करता है, कई जो घर से बाहर निकल देना, ऐसे करना, ऐसे काम के जो अगर गवर्नमेंट वो अगर इनिशिएटिव नहीं होंगे, फैमिली तब नहीं होगा, तो ऐसा स्कीम जो है कई सारी प्रैक्टिकल ग्राउंड में इतना नहीं हो पाता जितना होना था, जितना होना चाहिए। ठीक, एक कुछ एनालिसिस है इस आर्टिकल के बेस में। हम जल्दी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ऑन फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अमोंग स्टेट, ये बताया जा रहा है सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो टैक्स का बाकी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस टॉपिक में ऐसा कुछ ये आर्टिकल है। ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा बहुत सारी साउथ का ऐसा सारी बहुत सारी स्टेट्स है, केरला कर्नाटका तमिलनाडु ऐसा कई स्टेट है, उनका कहना है उनका जो टैक्स कलेक्शन रिटर्न सेंटर से जो रिटर्न होना था, टैक्स का जो रिटर्न होना था, रेवेन्यू मिलना था, वो रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। ठीक, इसका जो रेवेन्यू मिलने का इसलिए कैलकुलेशन पहले। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कोई भी स्टेट कितना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो आर्टिकल नंबर 270, ध्यान से आर्टिकल नंबर 270 कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्स्ट टैक्स प्रोसीड कलेक्शन बाय द इंडियन गवर्नमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 270 में आर्टिकल नंबर एक क्या बता रहे हैं, सेंटर स्टेट के साथ जो है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो बता रहे हैं। आर्टिकल नंबर 280 में बता रहे हैं जो फाइनेंस कमीशन है, ऐसा बता दो हाँ एवरी 5 ईयर्स में एक फाइनेंस कमीशन बैठा जाएगा। अब लेटेस्ट में जो फाइनेंस कमीशन था 16 फाइनेंस कमीशन तो गठन हुआ, एक करके स्टडी करेंगे और स्टेट में जाकर स्टार्ट करेंगे, वो एक रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के बेसिस में अगले 5 साल अगले 5 साल उसका भी इम्प्लीमेंट होगा, सेंटर के साथ स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके हिसाब से वो कौन सा स्टेट कितना मिलेगा वो भी डिफाइन करेंगे। काफ़ी सारे पैरामीटर है, वो पैरामीटर बेस में वो डिफाइन होगा कौन सा स्टेट कितना मिलेगा,
हर स्टेट इक्वली मिलेगा ऐसे नहीं है, कौन से स्टेट कितना मिलेगा, परसेंटेज कितना रहेगा वो डिफाइन होगा। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, लास्ट तो फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन था, उसमें 41% ऐसा कुछ जो स्टेट को मिलेंगे ऐसा कंट्रीब्यूशन ऐसा था। ठीक है, उसको 41% था, वो अभी वो मिला नहीं, वो बता रहा है। व्हाट इज द बेसिक पर एलोकेशन, बहुत ध्यान से देंगे, बहुत मेन दो इसमें है। बेसिक पर एलोकेशन जो है, देखिए इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे जो 11 फाइनेंस कमीशन, उसको 12, 13, 14, 15 फाइनेंस कमीशन ये स्टार्ट किया। ठीक है, इनकम डिस्टेंस, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट दिया गया इनकम डिस्टेंस। पहले क्या था, 62%, पूरा 100% के ऊपर 62% था 11 फाइनेंस कमीशन में, 2000 से 2005 तक 62% वेटेज दिया गया। इनकम डिस्टेंस क्या है, सपोज एक हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, उसको स्टैंडर्ड माना गया। सपोज है उससे कोई पर्टिकुलर स्टेट, कोई भी सब मान लो केरला, वेस्ट बंगाल, उससे कितना दूर है, दिस इज इनकम डिस्टेंस। सपोज हाईएस्ट बेंचमार्क है, दिस इज हरियाणा, जो मतलब सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, उससे कितना दूर है वो है। अगर ज़्यादा दूर है, मतलब बहुत पोर कंट्री, पोर स्टेट्स हैं, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि इक्वालिटी लाने के लिए जिसका इनकम ज़्यादा है उसको कम मिलेगा, सेंटर से रेवेन्यू कम मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कम पोर है। छोटा पोर ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेंगे। पहले था इसको वेटेज तो 62% तो कम होते होते अभी जो है 45% इसको परसेंटेज दिया गया। जिस है सबसे ज़्यादा पोर, इसका मतलब पर कैपिटा इनकम बहुत पोर है, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इक्वली हो जाए। ठीक है, चलो इक्वली कॉम्बिनेशन रखने के लिए। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो पहले 1971 में था, अभी जो है 14 फाइनेंस, पहले तो 1970 में पॉपुलेशन में था। इससे जो कैलकुलेट किया जाता है, जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा हो उसको ज़्यादा मिलता था। ठीक है, जब पहले 17% ऐसा था। अभी क्या है, 15 पे कमीशन में सिर्फ पॉपुलेशन 2011 का सेंसस के हिसाब से ही उन्होंने दिया, जिस पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिला 15%, तो उसको जो है ज़्यादा पैसा मिलते थे। अच्छा ऐसा है, जिस पॉपुलेशन जिस ऐसा भी जिस स्टेट में जो आगा हो जाएगा, जैसे केरला हो गया, जिसमें हाई फर्टिलिटी बहुत पोर है, अच्छे काम किया फर्टिलिटी, उसको कम पैसे मिलते हैं। अच्छा काम किया लेकिन बुरा उसको रिजल्ट अच्छा गड़बड़ हो जाता है, उसको ऐसा पॉइंट हो जाता है। एरिया बेस में जो है 15%, जिसका एरिया ज़्यादा हो, उसका एरिया मतलब ज़्यादा, उसका उस वेटेज ज़्यादा देगा। जिस स्टेट का एरिया कम हो उसको कम मिलेगा, वो परसेंटेज का सब दिया जाएगा। ऐसे नहीं हर स्टेट का एक ही मिलेगा, ऐसे नहीं। जिस स्टेट का यदि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का एरिया ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, उस काम करने के लिए नेचुरल बात है। फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर 2015 से 20, मतलब 14 पे कमीशन में जितना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, उसको ज़्यादा मिलते थे उसके हिसाब से फॉरेस्ट कवर। अभी जो फॉरेस्ट है उसके बाद उसको अभी दो फाइनेंस कमीशन में जो है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इस टॉपिक को उन्होंने किया, पहले नहीं था डिसिजनर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट का मतलब क्या है, जिस केरला में बहुत डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट है, उससे बाकी ऑल ओवर दी कंट्री की इतना एवरेज फॉरेस्ट है उससे कितना दूर है, उससे ज़्यादा परसेंट मिलेगा। जिसका डेंस फॉरेस्ट है उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट का जो है उसका फॉरेस्ट काफ़ी वर्क करने के लिए जो प्लांटेशन, जो फॉरेस्ट का जो एनिमल्स है, एनिमल कंजर्वेशन के काम है, उसके लिए पैसा दिया जाता है। जिसका डेंस फॉरेस्ट है, एज पर एवरेज से जितना ज़्यादा होगा, मतलब एज पर इकोनॉमिक पॉइंट हो, एवरेज ऑल ओवर द इंडिया एवरेज कितना है और उसको पर्टिकुलर स्टेट में कितना ज़्यादा है, उससे जितना दूर है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बेस में उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये पॉइंट था। बाकी जो फिजिकल डिसिप्लिन उस पहले था अभी नहीं है। डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस मतलब जो स्टेट जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा देखा, कितना अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करने में ज़्यादा परफॉर्मेंस देखा, जिसका परफॉर्मेंस मतलब जो है अपना जो है फर्टिलिटी रेट जो परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब कुछ स्टेट का फर्टिलिटी रेट अच्छा है, वो तो मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। केरला में अच्छे परफॉर्मेंस मतलब फर्टिलिटी कम है, उसका पॉइंट 12% ज़्यादा है, उसका परसेंटेज 12 रहता है। जिसका अच्छा है अच्छा पॉइंट दिया जाएगा, जिसका फर्टिलिटी ज़्यादा है, नॉर्थ में ज़्यादा है, उसको पैसा कम मिलेंगे, ऐसे है, मतलब उसके ऊपर वर्क करे ऐसे नहीं। टैक्स रिपोर्ट में जो टैक्स ज़्यादा कलेक्शन करता है उसको पैसे मिलेंगे। एक कुछ पैरामीटर है, इस पैरामीटर के बेस में डिसाइड होगा कौन से स्टेट में कितना मिलेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर कर दिया हमने। इश्यूज क्या बोल रहा है, सेंटर के स्टेट का रिलेशन जो है
वहाँ भी कई स्टेट का, जो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसका क्या सेंटर में बीजेपी है, उसमें नॉन बीजेपी है, इसमें जो क्लैश होता है उसमें कई केस में उसको पैसा इतना नहीं मिलता, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ पॉइंट जो है शेष और जो साठसा जो है कलेक्टिव यूनियन गवर्नमेंट नॉट शेयर स्टेट, कुछ शेष है, एडुकेशन शेष है, साठसा है, उसको सेंटर का ऐसी स्कीम लॉन्च करता है, ठीक है, वो उसको स्टेट को नहीं मिले, इसका भी जो है मैक्सिमम पॉइंट दिखा हुआ था। अच्छा बताया जा रहा है जो नेट कलेक्शन हुआ था लास्ट 3 साल में, जो 2022-23, 2024-25 में जो है 30.5 लाख करोड़, 34.4 और 38.8 लाख करोड़ हुआ था। इसका जो स्टेट को मिला था 9.5, 11 और 12.2 लाख करोड़, तो मतलब ऑनली एवरेज 32% ही मिला, जिसका जो एज पर रिकमेंडेशन था 41% मिलना था, वो उतना मिला नहीं, ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। कुछ पॉइंट जो है, अमाउंट स्टेट गेट बैक टू एवरी रुपीज दे कंट्रीब्यूट टू सेंटर टैक्स शोड बाय स्टेट वेरिएशन। कोई भी स्टेट अगर कोई ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का दे रहा है, ठीक है, उसका बदले में से कम मिल रहा है, ऐसे भी देखा गया। कहीं कहीं देखा जाएगा बिहार में ज़्यादा मिले, बिहार में, उत्तर प्रदेश है और आसाम में, इसमें कंट्री जैसे गुजरात में ज़्यादा, गुजरात में हम देख रहे हैं गुजरात में जो है बहुत कम मिलता है। लेकिन जो बाकी पैरामीटर बोला था, बाकी पैरामीटर हम बताया था, बाकी पैरामीटर टैक्स कलेक्शन है, बाकी जो एरिया है, फॉरेस्ट कलेक्शन है, इस केस में जो वेरिएशन आ जाता है। इसमें ए भी रीजन किया देखा, जो देखिए बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, आसाम में जो मैक्सिमम हेड कंपनी के हेड क्वार्टर्स उस कंट्री, उस स्टेट में, कैपिटल में, उसमें क्या होता है टैक्स डायरेक्ट कलेक्शन उस स्टेट में मिल जाता है, डायरेक्ट कलेक्शन जो उस स्टेट का अगेंस्ट में होता है, क्योंकि जिस हेड अभी जहाँ पे रहेगा उस वहाँ पे तो टैक्स जमा होता है, ठीक है, जमा तो उस स्टेट का, फैक्ट्री दूसरी जगह में, या दूसरी जगह में, और हेड ऑफिस दूसरी जगह में, जहाँ पे हेड ऑफिस वहाँ पे उस स्टेट में टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स जमा गाँव में जमा होता है, तो उसका स्टेट में ज़्यादा पैसा जमा होता है, ऐसे भी केस हो गए। इन्होंने बताया थर्ड जो परसेंटेज शेयर इन डिविजुअल पोल, जो बताया जो है देखो कर्नाटक, केरला, इसमें जो धीरे धीरे जो पहले जितना था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन था उसमें धीरे धीरे डिक्रीज है, देखा डिक्रीज है, इसमें बता रहा है। ये जो कर्नाटका, केरला जो है, तमिलनाडु जो है, कुछ स्टेट में इंक्रीज भी हुआ, यहाँ पे जो देखो नीचे महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा इंक्रीज ट्रेंड में। ऐसा बता एक्टिविटी ड्यू टू हायर वेटेज गिवन टू इक्विटी, इनकम गैप जो जिस स्टेट गरीब है उसको ज़्यादा पैसा दिया गया। नीड मतलब पॉपुलेशन एरिया एंड फॉरेस्ट, जिसका पॉपुलेशन एरिया एंड फॉरेस्ट जिसको ज़्यादा वेटेज दिया गया, रैदर देन एफिशिएंसी, कुछ स्टेट अच्छा काम किया उसको टैक्स रिपोर्ट, उससे ज़्यादा जिसका ज़्यादा बाकी जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन को ज़्यादा परसेंटेज दिया गया, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, वैसा बताए, जो इसका सॉल्यूशन वही फटाफट अगर बताएंगे, तो स्टेट को जो है बाकी जो एरिया का और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, टैक्स रिपोर्ट बनाना पड़ेगी, तो यही है, ऐसा भी नहीं आपको मार्केट रिपोर्ट ये जो है पॉपुलेशन इंक्रीज का, ऐसा तो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस और अच्छा दिखाए, ठीक है, उसमें जो और इंक्रीज हो सकता है, ऐसा कुछ पॉइंट है। और सेंटर का शायद कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सेंटर का जो इक्वली हर स्टेट को देखना चाहिए, ऐसे नहीं कोई स्टेट में अपना शेयर, अपना पार्टी जीत रहा है, रूलिंग कर रहा है, ऐसे नहीं, उसको ज़्यादा पैसे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वली देखना चाहिए, ये कुछ पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है। 5 आर्टिकल काफ़ी हर पर बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तो FDI इंपॉर्टेंट है, और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो ना था, ओएन एंड फॉरेस्ट, जो लैंड फॉरेस्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस 2024 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप तरफ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।